हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है समर मई जून 2026 का एमसीक्यू पेपर 1-2 जो है वो सॉल्व करेंगे एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। सो क्वेश्चन 1, एमसीक्यू नंबर 1 says the diagram shows part of a membrane in a plant cell. What is the width of the membrane? ठीक है। अब नॉर्मली आपने अगर थ्योरी में भी पढ़ा है तो विद ऑफ द मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर। तो वैसे उन्होंने आपको जो है वो स्केल बार दिया हुआ है, बट स्टिल इफ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको ये याद है तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट, यू जस्ट नीड टू सी के नैनोमीटर इनटू मीटर जो है वो क्या कौन सी उसकी नोटेशन होगी। तो इट्स इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 9, सी विल बी योर आंसर। ठीक है, बिकॉज वी नो के नैनोमीटर इंटू माइक्रोमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू मीटर इस तरीके से चलता है एंड यू डिवाइडेड बाय 1000 एज यू मूव अहेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 9, 7.5 10 exponential minus 9 meter is the answer. MCQ number 2, a student used a light microscope. ठीक है, पहली इंडिकेशन ये कि it's a light microscope to observe a cell and was able to distinguish between two cells that were 0.05 millimeter apart. ठीक है, the student then wanted to distinguish between two other structures that were 75 micrometer apart with this microscope, with the same light microscope. Which row is correct for this microscope when doing this cell? Term that defines the level of detail in an image. तो we know that term is resolution. तो आंसर का मतलब C या D में से कोई है। Can distinguish between two cell structures 75 micrometer apart. क्या ये माइक्रोस्कोप 75 micrometer apart structures में distinguish कर सकता है या नहीं? ठीक है, so what you the information that you have been given is that के student ने already इसको use किया है to distinguish between structures that were 0.05 millimeter apart. तो हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। 0.05 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अगर 0.05 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोमीटर, देन दैट मींस कि अगर 50 माइक्रोमीटर पे उसने डिस्टिंग्विश कर लिया तो 75 पे भी कर लेगा। ठीक है, तो द आंसर इज डी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3, द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज अ मैक्रोफेज। ठीक है, द डार्क स्टेन मटेरियल with the structure labeled Q is a solid material from pathogens. ये मैक्रोफेज है और लेबल्ड Q जो स्ट्रक्चर है इट्स अ सॉलिड मटेरियल फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, जिसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनेल Q? ऑर्गेनेल Q का नाम क्या है? ठीक है, तो गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन नहीं हो सकता बिकॉज आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है इतना बड़ा, तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में लाइसोसोम राइबोसोम इतने बड़े नहीं होते, तो इट कैन नॉट बी राइबोसोम्स। गोल्जी एपेरेटस भी नहीं हो सकता, उसका स्ट्रक्चर बहुत विजिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल का भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, तो इट्स लाइसोसोम। ठीक है, okay, so a cell was MCQ number 4, a cell was put in a dish with radioactively labeled nucleotides. These nucleotides entered the cell by facilitated diffusion. In which cell structures did the radioactivity first become concentrated? कौन से cell structures में radioactivity concentrated होगी? मतलब ये basically पूछना चाह रहे हैं कि nucleotides कौन से cell structure में जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 में से। 1 is endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum है, 2 is nucleus, 3 is mitochondria and 4 is Golgi apparatus. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वेरी ऑब्वियस 2 and 3। ठीक है, तो C is the answer। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन में यूज होंगे एंड डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 and 3, सी इज द आंसर। ठीक है, इन न्यूक्लियस एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, both of these structures contain DNA। ठीक है जी। Which table about the cell structures present in typical animal and plant cell is correct? चार टेबल दिए हुए हैं, कौन सा टेबल करेक्ट है that shows the cell structures present in typical animal and plant cell? तो टेबल ये देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो ये तो पहले ही गलत हो गया।
और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी नो सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल प्लांट सेल्स में नहीं होते, ठीक है। अच्छा, टेबल बी, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दैट्स करेक्ट एज वेल। गोल्गी बॉडी दोनों में है, प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लें जस्ट फॉर योर लाइक कंफर्मेशन, एनिमल सेल में सेंट्रियोल, प्लांट सेल में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है, गोल्गी बॉडी दोनों में है, प्लाज्मोडेस्माटा भी दोनों में है, तो दिस टेबल इज आल्सो रॉन्ग। प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल्स में नहीं होता, एंड इसमें भी ऑपोजिट हुआ है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है, तो दिस टेबल इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6, what is present in eukaryotic cell and is also present in prokaryotic cell? कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो दोनों में है? सेंट्रियोल्स, सर्कुलर डीएनए, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो उसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियोलाई भी नहीं होगा, लाइसोसोम्स भी नहीं है, सेंट्रियोल्स भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का अपना डीएनए सर्कुलर होता है, जीनोमिक डीएनए, एंड यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर। तो 6 का बी इज द आंसर। 7, a type of disaccharide produced from the breakdown of starch is composed of two molecules of glucose, of alpha glucose. तो पहली चीज जो आप यहीं पे आप बता सकते हैं, that is maltose, ठीक है। Maltose is made up of two molecules of glucose. Which row describes the results of the test for this disaccharide? तो अगर आप इसको हीट कर रहे हैं इस डाइसैक्राइड को विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो क्या फॉर्म हो रहा है? रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं या सॉल्यूशन ब्लू है? एंड अगर आप हीट द डाइसैक्राइड सॉल्यूशन विद एसिड एंड देन हीट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अगर आप ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली सिंस यू नो कि माल्टोज है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो दिस टेस्ट ओवर हियर बेनेडिक्ट टेस्ट जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो आंसर हैज टू बी फ्रॉम ए एंड बी, ए या बी में से ही कुछ आंसर होगा, राइट। अच्छा, अगर आप इसको और मजीद हीट भी कर देंगे, डाइसैक्राइड से हीट कर दिया विद एसिड एंड देन न्यूट्रलाइज, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो जाते हैं, तो माल्टोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, तो उसके बाद फिर जब बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे अगेन रेड प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो ए इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी वर्किंग करनी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर स्टार्च? स्टार्च का जनरल फार्मूला क्या है? इट्स टी, और अगर कंफ्यूजन है तो अगेन स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोसिस का जो है वो पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोसिस C6H12O6, तो जब दो अल्फा ग्लूकोज ज्वाइन होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, सॉरी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब वाटर रिलीज होगा तो यू अकाउंट फॉर दैट, तो C6H10O5, ठीक है। That would be your answer. दो हाइड्रोजन कम होंगे और एक ऑक्सीजन कम होगा, that had been removed as water molecule during the condensation reaction, and n number of groups हो सकते हैं because it's a polymer, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है 9, what is the advantage of the covalent bonds when joining small molecules together to form polymers? Covalent bonds का क्या advantage है when joining smaller molecules to form polymers? They are strong and stable. They are involved in cohesion of dipolar molecules. They generate two oppositely charged ions. They are broken down easily in hydrolysis. तो ये देखें, C तो obviously बिल्कुल गलत है। D, they are involved in the cohesion of dipolar molecules. Irrelevant है, it does not have to do anything with small molecules joining together to form polymer, and ये भी irrelevant है, it may be true कि it is easily broken down in hydrolysis, but यहाँ बात हो रही कि advantage क्या है to form polymer, तो hydrolysis तो उसकी contrary बात हो गई ना, तो इसलिए correct answer is A, ठीक है। they are strong and stable। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। X and Y are two molecules of amylose. Amylose आपको पता है, it's a component of starch, amylopectin and amylose.
amylose molecule X is made up of 700 glucose monomers. एक amylose का molecule X है जो 700 glucose monomers से बना है, and amylose molecule Y is made up of 300 glucose monomers. ठीक है, दो amylose के molecule है, एक 700 glucose monomer से बना और एक 300 से. How many water molecules are needed to hydrolyze molecule X completely into glucose monomers and molecule Y completely into maltose. amylose को हाइड्रोलाइज करना है into glucose and molecule Y को हाइड्रोलाइज करना है into maltoses. ठीक है, तो अमाइलोस एक्स का देखते हैं. अमाइलोस एक्स में 700 ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, सबको अलग अलग करना है. तो अगर 700 मोनोमर्स हैं तो वी हैव टू सी कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे. ऐसा ही है. तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप 700 तो ड्रॉ नहीं कर सकते. जस्ट फॉर चेकिंग, ये इफ देयर इज अ amylose molecule with 5 glucose monomers, ठीक है, अगर ये 5 मोनोमर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इन 5 में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं, if that is n, n minus 1 will be the number of covalent bonds joining them together. ठीक है, n is the number of monomers and n minus 1 is the number of covalent bond. इस केस में ग्लाइकोसिडिक. तो n minus 1 ही जो है वो वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए होंगे. तो अमाइलोज के लिए अगर 700 ग्लूकोज मोनोमर्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर नीडेड दैट विल बी 699 वाटर मॉलिक्यूल्स. और उन्होंने मॉलिक्यूल Y का भी पूछा है. ठीक है, तो उसका हमें ऐड करके बताना है. दैट मींस तो मॉलिक्यूल Y के लिए फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल Y को ग्लूकोसिस में नहीं ब्रेक करना, माल्टोसिस में करना है. ठीक है, तो वी आर नॉट गेटिंग 300 यूनिट्स, इंस्टेड वी विल गेट 150 यूनिट्स. ऐसे ही है, हमें 150 यूनिट्स मिलेंगे. ठीक है, तो अगर 150 यूनिट्स है, इफ दैट इज n, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? n minus 1 will be 149 and 149 will be the water molecules. ठीक है, you'll add them together and you'll have your answer, that is 848. B is the answer. इस तरीके से ये कैलकुलेशन. Okay. MCQ 11, which statement describes a correct comparison of the structure of a triglyceride molecule with a phospholipid molecule? ठीक है, क्या कंपैरिजन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर कर रही है ट्राइग्लिसराइड को फॉस्फोलिपिड से? A glycerol molecule is one of the components needed to synthesize a triglycerol molecule, but it is not one of the components needed to synthesize a phospholipid molecule. तो ये गलत है, ग्लिसरॉल दोनों में होता है. Triglyceride molecules and phospholipid molecules have a hydrophilic component and a hydrophobic component. Phospholipid में तो ऐसा होता है, but triglyceride में hydrophilic नहीं होता कोई component, पूरा hydrophobic होता है, तो that is wrong as well. The fatty acids in a triglyceride molecule can be saturated or unsaturated, whereas the fatty acids in a phospholipid molecule are always saturated, so that is wrong as well. दोनों में saturated and unsaturated हो सकते हैं. D is the right answer. That is, there are 3 ester bonds in a triglyceride molecule, whereas there are only 2 ester bonds in a phospholipid molecule, and that is true. Okay, जो glycerol head है उससे 2 fatty acid chains हैं. These are the 2 ester bonds, and एक जो है वो phosphoric head. ठीक है. MCQ number 12, follicle stimulating hormone is a protein that regulates reproductive processes in the body. FSH has primary, secondary, tertiary, and quaternary structures. Which statement only describes part of the tertiary structure of FSH and not one of the other levels of protein structure? कौन सी statement है जो सिर्फ tertiary structure को describe कर रही है और बाकी किसी type of structure को नहीं कर रही? तो alpha subunit of FSH contains disulfide bond. disulfide bond का जिक्र आ गया, यही आंसर है, बट स्टिल आगे भी देख लेते हैं. The beta subunit of FSH contains alpha helix और beta pleated sheet secondary structure का secondary level का part है, तो that is wrong, ये गलत है. FSH is composed of 2 polypeptide subunits A and B.
एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स की बात करते हैं तो दैट इज द क्वाaternary स्ट्रक्चर. कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू एस्पेरेजिन अमीनो एसिड्स इन एफएसएच. कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मतलब के एक prosthetic group attached हुआ है तो that also has to do with quaternary structure. This is also wrong, so A is the right answer. MCQ 13. Which statement about the structure of hemoglobin are correct? A hemoglobin molecule has a spherical structure and amino acids with hydrophilic R groups that are found near the center of the molecule. ये तो पढ़ते ही स्टेटमेंट गलत है. हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स आर नियर द सेंटर, क्योंकि वो वाटर से अवे होते हैं, छुपते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर होते हैं. ठीक है, तो सिंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो दैट मेक्स योर जॉब इजियर. 1 ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, तो इट्स सी और डी. तो इनको देख लेते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन द NH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द carboxylic group of another amino acid stabilizes the tertiary structure. That's true. The tertiary structure of hemoglobin changes when an oxygen molecule binds to heme group. This is cooperative binding. C is the answer. Okay. 14. Which row about the roles of water is correct? Okay. Reaction that requires water as a reactant. Okay. Reason that the high specific heat capacity of water is useful to organism. मैंने कुछ reaction बताया मैं that requires water as a reactant, and reasons कुछ state किए हुए हैं कि that define के why high specific heat capacity is useful. तो action of amylase is एक reaction है जिसमें water reactant as a reactant use हो रहा है, and reason high specific heat capacity का बता हुआ है, it removes a lot of heat energy when it evaporates. फिर है action of DNA polymerase, it needs a lot of energy to increase its temperature. तो देखें इन दोनों रिएक्शंस में तो ऑब्वियसली एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं होगा, तो बी और डी तो आंसर आपका नहीं हो सकता. इट्स एक्शन ऑफ अमाइलेज, क्योंकि अमाइलेज में वाटर इन्वॉल्व होता है. इट्स हाइड्रोलिसिस, वाटर की प्रेजेंस में लिसिस. ठीक है, तो इट्स ईदर ए और सी. अब आपने ये देखना है कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रीजन है वो कौन सा करेक्ट है. इट रिमूव्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन इट इवेपोरेट्स. तो इवेपोरेशन वाला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड है, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग, and C is the correct answer. ठीक है, 14C. A mutation occurred within the DNA sequence coding for an enzyme, causing a decrease in the rate of reaction catalyzed by this mutated enzyme. Rate of reaction decrease हो रहा है due to a mutation. Which statements could explain this the decrease in the rate of reaction? ये जो decrease हो रहा है ये किस चीज से explain हो सकता है? An inhibitor for this enzyme, जो ये mutated enzyme है, has increased affinity for the enzyme and forms an enzyme inhibitor complex more easily. ये possible है. The active site of the enzyme might have changed shape, so is less complementary. This is also possible. The activation energy for the reaction with the mutated enzyme is greater than with the non-mutated enzyme. Activation energy enzymes कम करते हैं, तो rate of reaction अगर decrease हो रहा है, that means कि mutated enzyme का एक्टिवेशन एनर्जी उसको अभी भी ज्यादा ही चाहिए, तो वो क्योंकि सही से काम नहीं कर रहा, तो दैट इज आल्सो ट्रू. ये भी हो सकता है. तो ए इज द आंसर. 1, 2 and 3. Produces a long polypeptide that is hydrolyzed by a protease enzyme. ठीक है जी. Producing several smaller peptides. The viral protease is the target of anti-AIDS drugs. Which feature is essential for the success of these drugs? इन drugs की success के लिए क्या feature जरूरी है? A complex structure that inhibits many types of viral enzyme. Many types, generalization hai, not a good answer. A molecule containing a heavy metal atom that is non-competitive inhibitor of enzymes. Again, generalized, not relevant. A protein that acts as a competitive inhibitor of protease enzymes. So generally, सारे protease, viral protease के against काम करना है, तो that is again not a very valid answer. A specific structure that inhibits only viral protease. तो दिस इज स्पेसिफिक, इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो 16 का डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Which row describes the position of molecules in cell surface membrane? कौन से molecules हैं जो सिर्फ surface पे हैं? Molecules that are extending into cell membranes and between the phospholipid tails of cell membrane. तो कोलेस्ट्रॉल इन ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ सरफेस पे नहीं होते, मेम्ब्रेन में एक्सटेंड कर रहे होते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन एज वेल. तो ए भी इनकरेक्ट है, ए तो नहीं हो सकता. फॉस्फोलिपिड सिर्फ सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं होते, बी भी इनकरेक्ट है, बी भी नहीं हो सकता.
ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों सरफेस पे होते हैं, यस. ग्लाइकोप्रोटीन्स ओनली नहीं, तो सी इज मोर एक्यूरेट. एंड आगे भी देख लेते हैं. एक्सटेंडिंग इनटू सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स एक्सटेंड करते हैं इनटू सेल मेम्ब्रेन, यस. कोलेस्ट्रॉल भी करते हैं. एंड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड टेल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते. ग्लाइकोलिपिड जो है वो बाहर की तरफ भी एक्सटेंड हो रहे होते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. 17 इज सी. अच्छा, फिर 18 strips of plant tissue were immersed in a range of sucrose solution of different concentration. Their lengths were measured before immersion and after 30 minutes. ठीक है, तो टिश्यू, प्लांट टिश्यू को, स्ट्रिप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, उनको डिफरेंट सुक्रोज सॉल्यूशंस में रखा गया, उनकी लेंथ्स मेजर की बिफोर एंड आफ्टर. ग्राफ है that shows on the y axis initial length to final length ratio and x axis पे increasing sucrose concentration. What is a correct description of the change in cells and in the water potential of cells as the sucrose concentration increase? जैसे जैसे sucrose concentration increase हो रही है, तो सेल में जो चेंज है उसको डिस्क्राइब, क्या कौन सी सही डिस्क्रिप्शन है, एंड वाटर पोटेंशियल का जो चेंज है वो क्या सही डिस्क्रिप्शन है. आप देखें ग्राफ में, जैसे जैसे सुक्रोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इनिशियल टू फाइनल लेंथ का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है. तो जब रेशियो बढ़ रहा है दैट मींस के या तो इनिशियल लेंथ इंक्रीज हो रही है या फाइनल लेंथ डिक्रीज हो रही है, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, राइट. जब किसी चीज का रेशियो इंक्रीज हो रहा है दैट मींस के डिनोमिनेटर या तो कम हो रहा है या न्यूमरेटर बढ़ रहा है. अब न्यूमरेटर तो नहीं बढ़ सकता, इनिशियल लेंथ तो कांस्टेंट ही होगी ना, जाहिर है. तो इसका मतलब फाइनल लेंथ जो है वो कम हो रही है एज दी सुक्रोज कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग. फाइनल लेंथ कम होती जा रही है, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ कम होती जा रही है, तो दैट मींस के वाटर का लॉस हो रहा है. और इस केस में सेल जो है वो, इसका मतलब लेस टर्जिड हो रहा है, तो इट्स इधर ए और बी. ठीक है. एंड चेंज क्या हो रहा होगा, वाटर पोटेंशियल सेल का मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा. जैसे जैसे सेल से वाटर निकलेगा तो सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा, राइट. तो इट विल बी मोर नेगेटिव, तो ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, 19. Some molecules are too large to enter a cell through the proteins in its cell surface membrane. कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू सेल सरफेस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के थ्रू अंदर नहीं आ सकते. Which process allow these molecules to enter the cell? तो एंडोसाइटोसिस है, सिंपल. अच्छा, ये है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है. सम एगर was colored pink using a pH indicator and used to make 4 agar blocks with different dimensions. The 4 agar blocks were placed in a beaker and covered with 1 mole dm cube of hydrochloric acid at a temperature of 20. The hydrochloric acid diffused into agar blocks, causing the blocks to become colorless. pH indicator है, जब HCl अंदर आएगा pH चेंज होगा, पिंक से कलरलेस हो जाएंगे. Which diagram correctly identifies the agar block that became colorless in the longest amount of time? मतलब दे आर आस्किंग कि कौन सा एगर ब्लॉक है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कलरलेस होने में. क्योंकि जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, डिफ्यूजन ज्यादा होती है, तो कम टाइम लगेगा कलरलेस होने में. इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे हैं कि किसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम है इन सब में. ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करनी है ऑब्वियसली. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 into length into width plus width into height plus length into height. ठीक है, this is the surface area and volume is length into width into height. ये आप सबका कैलकुलेट करेंगे एंड करेक्ट आंसर जो है वो आपका पी आएगा. ठीक है. 21. The graph shows how the number of stem cells in brain changes as a person ages. जैसे जैसे एज बढ़ रही है, स्टेम सेल के नंबर कम हो रहे हैं ब्रेन में. Which events will decrease in the brain due to change in the number of stem cell as a person ages? जो ये चेंज आ रहा है, स्टेम सेल कम हो रहे हैं, तो इससे कौन से इवेंट्स कम होंगे? क्या सेल रिपेयर कम होगा एंड माइटोसिस कम होगा? सेल रिपेयर का स्टेम सेल से ताल्लुक नहीं है. सेल रिपेयर हैज टू डू विद प्रोटीन्स. ठीक है, स्टेम सेल से उसका ताल्लुक नहीं है. स्टेम सेल किसी सेल को रिपेयर नहीं करता. माइटोसिस एंड सेल रिप्लेसमेंट, दिस इज पॉसिबल. ये दोनों चीजें जो हैं वो सेल स्टेम सेल से रिलेटेड हैं. माइटोसिस, सेल रिप्लेसमेंट एंड टिश्यू रिपेयर, ये भी रिलेटेड है, क्योंकि टिश्यू रिपेयर इज अफेक्टेड बाय सेल रिप्लेसमेंट. सेल रिप्लेस होते हैं, वॉर्न आउट डैमेज सेल रिप्लेस हो रहे हैं, तो टिश्यू रिपेयर हो रहा है. सेल रिपेयर, अगेन सेल रिपेयर आ गया तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 22. A group of chemicals used to treat cancer prevents the formation of spindle during mitosis. Which phase of mitosis is the first to be affected? तो spindle के formation
प्रोफेस से ही शुरू हो जाती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 23. Some plant cells in different stages uh, of mitotic cell cycle are labeled. ठीक है, तो आपने क्या बताना है, यू हैव टू शो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वन माइटोटिक सेल साइकिल। तो देखिए आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं, ए और सी में जो है 3 फर्स्ट इवेंट है और बी और डी में 1। तो पहले तो ये देख लेते हैं। अब 3 में देखें कंडेंसेशन हुई हुई है क्रोमेटिन की, और 1 में जो है नहीं हुई हुई, तो ऑब्वियसली 1 जो है वो फर्स्ट इवेंट है। दिस इज दी फर्स्ट इवेंट इन दी सेल साइकिल। तो ऑर्डर में नंबर 1 तो यही होगा, तो या तो बी है या डी आंसर है। ए और सी तो खुद ब खुद गलत हो गए। अब बी और डी में से क्या है, पहला 1 है, ठीक है, उसके बाद दूसरा 3 है जिसमें कंडेंसेशन हो रही है, दैट्स फाइन, दैट्स करेक्ट। अब इसके बाद देखें बी में जो है वो 5 है एंड ऑप्शन डी में जो है वो 4 है नेक्स्ट इवेंट। तो 5 में यू कैन सी के अभी भी सेपरेशन नहीं हुई है, बट 4 में जो है वो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। तो 5 पहले होगा ना, यहाँ पे अभी क्रोमोसोम्स हैं, दे आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर, ठीक है, तो 5 पहले है, उसके बाद फिर 4 एंड देन 2 में जो है वो कंप्लीटली पोल्स पे जा चुके हैं क्रोमेटिड्स। तो दिस इज द लास्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 24. The diagram shows the structures of some drugs that have similar structure to nucleotides. Nucleotides से similar है structure. The presence of these drugs reduces nucleic acid synthesis. तो पहले तो देखें कौन सी न्यूक्लियोटाइड से सिमिलर है। आप देख सकते हैं 2 रिंग्स हैं दोनों में, ठीक है, तो 2 रिंग वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्यूरिन्स। दैट मींस they resemble purines in structure. Which statement explains how these drugs reduce nucleic acid synthesis? ये ड्रग कैसे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं? They prevent peptide bond forming between amino acids, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑब्वियस रॉन्ग है। They are non-competitive inhibitors of the enzymes that catalyzes the synthesis of DNA और RNA. तो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो कंपेटिटिव इनहिबिटर होंगे ना, नॉन कंपेटिटिव कैसे होंगे? ये भी गलत। They bind to pyrimidine nucleotides and the base pair is the wrong size. ठीक है, pyrimidine से बाइंड कर सकते हैं लेकिन बेस पेयर रॉन्ग साइज नहीं होगा। pyrimidine और प्यूरिन की बाइंडिंग इस वजह से होती है क्योंकि दैट बेस पेयर इज द परफेक्ट साइज टू होल्ड द डबल हेलिक्स। तो ये रॉन्ग साइज वाली बात गलत है, तो सी भी आंसर नहीं है, 24 का डी आंसर है। दे रिप्लेस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कॉजिंग सिंथेसिस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूक्लिक एसिड्स। प्यूरिन्स की जगह ये लग जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की डीएनए और आरएनए की ग्रोइंग चेन्स में, ठीक है। 25. In cancer cells, the production of DNA ligase is upregulated, meaning it is produced in larger quantities than in a normal cell. ठीक है, DNA ligase जो है वो upregulate हो जाता है कैंसर सेल में, मतलब कि larger quantity में produce हो रहा है। Several potential anti-cancer drugs have been designed as inhibitors to this enzyme as a mechanism for preventing DNA replication. ठीक है, DNA ligase को inhibit करके DNA replication prevent कर दी जाती है कैंसर सेल में। How does the inhibition of DNA ligase prevent successful DNA replication? कैसे हो रहा है ये? तो free nucleotides would be unable to form any phosphodiester bond with adjacent nucleotide while forming the lagging strand. तो नहीं, phosphodiester bond की जो formation free nucleotides में हो रही है वो DNA polymerase कर रहा है. That is wrong. Hydrogen bonds between the nucleotide bases within the leading strand would not form. Leading strand में DNA ligase नहीं role play कर रहा. This is wrong. Short strands of DNA would not be successfully incorporated into continuous sugar phosphate backbone of the leading strand. Again, wrong. Leading strand नहीं होता. DNA ligase leading strand में नहीं role play कर रहा. Condensation reaction between some nucleotides on the lagging strand would not be catalyzed, preventing the nucleotides linking together. So this is correct. 25 का D is the correct answer. 26. Which statement describes post-transcriptional RNA modification? The mRNA is modified by removal of exons and joining of introns to form primary transcript. तो ये तो पूरा ही गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें भी mRNA मॉडिफाई हो रहा है एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये भी गलत है। C is the primary transcript is modified by removal of introns and joining of exons. तो this is correct. C is the correct answer. D में भी ये बात उल्टी लिखी। 27. Which types of mutation in the coding region of a gene always results in a change in the primary structure of a polypeptide chain? मतलब डिलीशन, इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में से कौन सी म्यूटेशन है
जिससे हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मतलब कि अमीनो एसिड सीक्वेंस हमेशा चेंज होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन से तो जरूरी नहीं है अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के बाद आ रहा है वो न्यूक्लियोटाइड भी सेम अमीनो एसिड को ही ट्रांसलेट कर रहा है, सेम अमीनो एसिड में ही ट्रांसलेट हो जाए। ठीक है, तो डिलीशन इंसर्शन म्यूटेशन लेकिन ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से फर्दर अहेड पूरा ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट कोडन सारे कोडॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उससे लाजमी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 28, the diagram shows plant diagrams of plant tissues, which plant diagram shows a transverse section or through a dicotyledonous stem. B, बहुत सिंपल। The electron micrograph shows part of a leaf, ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हॉलो ट्यूब है और सर्कुलर रिंग्स हैं इसके। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एम? स्ट्रक्चर एम जो है जाइलम है, कैसे पता? हॉलो है, रिंग्स नजर आ रहे हैं, एन्युलर रिंग्स नजर आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल ही होगा, गैस एक्सचेंज भी नहीं होता, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ असाइलेट भी नहीं होता, तो 29 का ए आंसर है। Which term describes the method by which water is transported within the xylem vessel element? तो मास फ्लो बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, कोहेजन होता है, ऑस्मोसिस का कोई रोल नहीं होता। 1 and 2 is the correct answer. ठीक है। अच्छा, 31, which statement about the pulmonary artery is correct? It contains a series of valves. तो नहीं, सीरीज नहीं होती, एक ही valve होता है, सेमिलुनर। It contains blood with a higher concentration of oxygen than in the pulmonary vein. तो ये गलत है। pulmonary artery में deoxygenated blood lungs में जाता है और oxygenated pulmonary vein से heart में आता है, तो this is also wrong. It contains blood moving towards the heart. ये बात भी गलत है। pulmonary arteries जो है वो सारा blood जो है वो heart से away लेके जा रहे हैं, तो D is the correct answer. It contains blood at a higher pressure. ये बिल्कुल correct बात है। 32, the graph shows the oxygen dissociation curve for adult hemoglobin. Y axis और x axis labeled नहीं है। What is correct for this dissociation curve? Axis label representing the partial pressure of oxygen in kilopascal. Partial pressure of oxygen कौन से axis पे होता है? X axis पे या Y पे? तो X axis पे होता है, इसका मतलब A और B में से कोई आंसर है। Position on graph where hemoglobin is most saturated with oxygen. We know के Y axis पे percentage saturation होती है and highest है at 0.2, which is B. बहुत easy. 33, the diagram shows the pathway for the transport of carbon dioxide in red blood cells. तो CO2 and H2 जब react करेंगे, that reaction is catalyzed by what? या क्या बन रहा है इससे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं बन रहा, बट कैटलाइज जरूर कर रहा है। कार्बामाइन हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा, तो बीएनसी भी नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिनिक एसिड भी नहीं बन रहा, तो ऑटोमेटिकली आंसर यही हो गया। अब आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल चेक कर लें। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइजेस द रिएक्शन, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयंस दैट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है जी, 33 भी हो गया। 34, the thickness of cardiac muscle in the chambers of the human heart was measured. Chamber W had the thickest muscle, मतलब ये left ventricle है, LV। ठीक है। Chamber X had thinner muscle than W. This is right ventricle. And chambers Y and Z had muscle of the same thickness as each other. दोनों की same thickness थी. That means these are left and right atrium. Yeah. So what is the correct order in which these chambers will contract? तो W and X contract together, मतलब के left ventricle and right ventricle साथ contract करेंगे, and chambers Y and Z मतलब के left and right atrium साथ contract करेंगे, तो that is correct, बिल्कुल सही है। Next अगले options भी देख लेते हैं, just to make sure. Chambers X and Y contract together. X क्या है? X is right ventricle and Y is लेफ्ट या राइट एट्रिया, तो ये गलत है। वेंट्रिकल एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एक्स एंड जेड कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, तो ये अगेन ये बात भी गलत है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। चेंबर्स वाई एंड जेड कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है, दैट्स करेक्ट, मतलब दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन चेंबर डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन चेंबर एक्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कह रहे हैं
कि एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड देन दी अदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये बात गलत है। दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ एंड एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स डज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल pass through in diffusing from an alveolar space to form oxyhemoglobin in a red blood cell? ठीक है, कितनी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब कि कितनी सेल मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर रहा है। तो देखें, एल्वुलर एयर स्पेस में है, एल्वुलाई की पहले तो मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। एल्वुलाई की मेम्ब्रेन जो है वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल की है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल की दो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, एक ऊपर की मेम्ब्रेन और फिर नीचे की मेम्ब्रेन। जब पूरे सेल्स को क्रॉस करेगा तो दो मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिलरी के अंदर आएगा, कैपिलरी की भी एंडोथेलियल लेयर अगेन दो मेम्ब्रेन्स क्रॉस करेगा, ठीक है। तो चार मेम्ब्रेन्स हो गई यहां तक। एंड उसके बाद रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। रेड ब्लड सेल की एक ही मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर ही रहेगा, इट डज नॉट एग्जिट द रेड ब्लड सेल। तो 5 is the correct answer. What is a function of squamous epithelial cell in the gas exchange system? Opening the bronchi wider, incorrect. Producing mucus, incorrect. Acting as a thin barrier between the air and blood, that's correct. Removing dust pathogens, that is also incorrect. So C is the correct answer. Which statements about tuberculosis are correct? A person who has had the TB vaccine will make B lymphocytes that are specific to TB. That's correct. People who are malnourished are more vulnerable to TB infections. That's correct because malnourishment से immunity weak हो जाएगी. So that is also correct. TB is caused by a protoctist. यही गलत हो गई बात, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 and 2, B is the correct answer. Which row gives one correct example of a cause, a consequence, and a step to reduce the impact of antibiotic resistance? So antibiotic की cause, routine use of the same antibiotic for the same infection. Yes, this is a cause of antibiotic resistance. And क्या इसका consequence यही है, higher average cost of treating bacterial infection? Yes, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा antibiotics यूज करनी है और दूसरे methods पे जाना है। स्टेप टू रिड्यूस क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग पैथोजन सेंसिटिविटी बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स। पहले से देख लें कि पैथोजन किन किन एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव है, डायरेक्टली उससे ट्रीट किया जाए। तो दिस साउंड्स करेक्ट, इसको भी मार्क करते हैं फिलहाल। और आगे ऑप्शंस भी देखते हैं। कॉज, एक और कॉज है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, वो बता रहे हैं कि रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ हेल्दी लाइवस्टॉक विद एंटीबायोटिक्स। यस, ये कॉज है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग डेथ rate from bacterial infection. Yes, that is true to some extent. और इसका क्या कर सकते हैं, इंक्रीज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिजीजेस। तो ये गलत है, अगर ज्यादा यूज बढ़ाएंगे एंटीबायोटिक्स का तो उससे तो और ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये गलत है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टारगेटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती, ये बात गलत। एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, इससे बढ़ती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दैट्स ट्रू। रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ फाइगोसाइट्स इन रिस्पांस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कोई कॉन्सिक्वेंस रिलेटेड नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ए आपका करेक्ट आंसर। Which type of blood cell produces memory cells? Simple, lymphocyte. What describes natural passive immunity? एंटीबॉडीज डायरेक्ट कहीं दी जा रही हैं, दैट इज पैसिव। नेचुरली किस सोर्स से आती हैं, ब्रेस्ट मिल्क से, तो बी इज द करेक्ट आंसर।